नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 22 सितंबर 2023 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएंगी, लेकिन वो मंज़र बड़ा खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। बिल्कुल सही बात है। जब मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी जो कामयाबी है वो शोर मचा दे। एकदम खामोशी से मेहनत करते रहिए फ्रेंड्स। एक ना एक दिन जब आप सक्सेस होंगे तो वही लोग आपको देख के बोलेगा कि नहीं नहीं, लड़का बहुत अच्छा था, ठीक है, जो आज आपके ऊपर हंसते हैं, ये ठीक है ना। तो आप चुपचाप से मेहनत से जो हंसते हैं उन्हें हंसने दीजिए। आप चुपचाप से मेहनत अपने पे भरोसा करके करते रहिए और ज़रूर एक दिन सक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा, और इसे शेयर भी करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस संगठन ने उच्च रक्तचाप के वैश्विक प्रभाव पर अपनी पहली रिपोर्ट जारी किया है? ठीक है, यानी कि बीपी पर, हाई ब्लड प्रेशर पर, ठीक है, ये कौन रिपोर्ट जारी किया है? ऑप्शन नंबर ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन नंबर बी WIP यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी UNO, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो है, अगर हाई ब्लड प्रेशर है यानी कि स्वास्थ्य से रिलेटेड है तो ये विश्व स्वास्थ्य और संगठन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा। इसमें बहुत ही चौंकाने वाला बातें की गई है फ्रेंड्स। इस रिपोर्ट में देख लीजिए, यहाँ पे बोला गया है कि WHO ने उच्च रक्तचाप वैश्विक प्रभाव पर अपनी पहली रिपोर्ट जारी किया है। WHO की रिपोर्ट में कहा गया है कि जो हाई प्रेशर है दुनिया भर में 3 में से 1 वयस्क को प्रभावित करता है, यानी कि 3 व्यक्ति में से एक इंसान को जरूर ब्लड प्रेशर का बीमारी होता है, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार उच्च रक्तचाप से पीड़ित हर 5 में से 4 लोगों का पर्याप्त इलाज नहीं किया जाता है, ठीक है। यानी कि हर एक 5 में से 4 व्यक्ति का इलाज नहीं होता है, ठीक है। यदि देश कवरेज में बढ़ाते हैं तो 2023 से 2050 के बीच उच्च रक्तचाप के होने वाले जो मौत है वो 46 मिलियन मौतों को रोका जा सकता है, ठीक है। यानी कि इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया कि अगर इस पर हम लोग ध्यान देते हैं, अपना स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, तो 2023 से 2050 तक 46 मिलियन मौत जो है ये ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर होगा और इसे रोका जा सकता है, ठीक है। उच्च रक्तचाप से स्ट्रोक, दिल का दौरा, ठीक है, दिल की विफलता, गुर्दे की क्षति और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती है। आप लोग अभी बहुत ही देखे होंगे और रिसेंट न्यूज़ में सुने होंगे कि बढ़िया बढ़िया सेलिब्रिटीज़ लोग, ठीक है, हार्ट अटैक की वजह से डेथ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही दुखद है आज का समय में। अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले हम लोग देख रहे थे कि एक छोटा सा 9 साल का बच्चा को हार्ट अटैक हुआ और वो डेथ कर गया। तो मतलब सिचुएशन एकदम ही बदल गया है, पता नहीं क्या हो रहा है। और ये खान पान जो हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जितने भी खाना खा रहे हैं सब जंक फूड है, इससे क्या हो रहा है, हमारा शरीर नुकसान ही झेल रहा है। इसके वजह से ये सब बीमारियां आ रही है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है ये। 1990 से 2009 के बीच उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोग 650 मिलियन थे और ये बढ़कर 1.3 बिलियन हो गया है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। 1990 से 2019 के बीच, यानी कि लगभग कितना साल हो गया आप बताइए? 19 साल, ठीक है। आप इसमें देख लीजिए कि कितना साल हो रहा, 19-10-29 साल में 1.3 बिलियन ये ऐसे लोग हो गए जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, विश्व स्तर पर उच्च रक्तचाप से पीड़ित आधे लोग वर्तमान में अपनी स्थिति से अनजान हैं। बहुत सारे लोगों को तो ये मालूम ही नहीं है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है। उच्च रक्तचाप से पीड़ित जो होते हैं 3/4 से अधिक वयस्क निम्न और मध्य आय वाले देशों में से हैं, ठीक है। उच्च रक्तचाप की रोकथाम, शीघ्र पहचान और प्रभावी प्रबंधन स्वास्थ्य देखभाल में सबसे अधिक लागत प्रभावी हस्तक्षेप है। प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य लाभ पैकेज के हिस्से के रूप में देशों द्वारा शीघ्र पहचान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ठीक है। यानी कि इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात कही गई है। उच्च रक्तचाप को कम
कम लागत वाली दवा से भी प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। फिर भी उच्च रक्तचाप से पीड़ित 5 में से केवल एक ही व्यक्ति इसे नियंत्रित कर पाता है। देखिए, अगर सही समय पर इसकी पहचान हो जाए और इसे हम लोग थोड़ा सा कंट्रोल करें अपने ऊपर, तो इसे नियंत्रण किया जा सकता है, कंट्रोल में किया जा सकता है, और वो भी कम लागत वाले दवाइयों से। लेकिन यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि फिर भी अगर ऐसे करते भी हैं तो भी एक एवरेज माना गया है कि 5 में से सिर्फ केवल एक ही मनुष्य इसे कंट्रोल कर पाता है। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है फ्रेंड्स, ठीक है। हाइपरटेंशन, ये इंग्लिश है, इसे याद कर लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, जो भी इंग्लिश के स्टूडेंट हैं इन्हें देख लेंगे, ठीक है। अर्ली डिटेक्शन शुड बी द प्रायोरिटाइज बाय द कंट्रीज एज पार्ट ऑफ नेशनल हेल्थ बेनिफिट्स पैकेज ऑफ एट द प्राइमरी लेवल। अर्ली डिटेक्शन सब चीज़ में, देखिए जैसे कैंसर का पेशेंट, जैसे अभी हम लोग कुछ दिन पहले अपना सेशन में डिस्कशन किए थे कि कैंसर के बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो आने वाले समय में बहुत सारे मौतें होने वाली है ड्यू टू कैंसर, एकदम पूरा बुखार के जैसा फैल जाएगा। सेम उसी प्रकार से ये हाइपरटेंशन से भी मौतें बहुत ज़्यादा हो रही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट हाइपरटेंशन डे 2013, हाइपरटेंशन डे 2023 कब मनाया जाता है? तो ये 17 मई 2023 को मनाया गया, बुधवार का दिन। और इस बार का क्या थीम था? मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर, ठीक है। मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, सही से अपना ब्लड प्रेशर मापिए, इसे कंट्रोल कीजिए और लंबा जिंदगी जीजिए, ठीक है। ये था इस बार का थीम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ कुछ है, ये थैंक्स टू दैनिक भास्कर जो इतना अच्छा इन्फोग्राफिक्स बनाते हैं। ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन क्यों इतना खतरनाक है WHO से समझिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 150 करोड़ लोग वर्तमान में दुनिया भर में हाइपरटेंशन से जूझ रहे हैं, यानी कि 150 करोड़ लोग जो है उनको हाई ब्लड प्रेशर का बीमारी है, ठीक है। उनमें से देखिए 1.7 लाख करोड़ जो है लोगों की मौत हृदय रोग से 2019 में केवल हुआ है। इसे याद कर लीजिएगा, ये इसीलिए इतना सारा, ये इतना खतरनाक है। इनमें से 1/3 मौतों के लिए सबसे ज़्यादा जो ब्लड प्रेशर ही जिम्मेवार है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो हार्ट अटैक होता है ये भी हाई ब्लड प्रेशर से ही होता है। हाइपरटेंशन का खतरा किसे ज़्यादा है? तो स्ट्रेस और एंजाइटी के जो शिकार है उनको सबसे ज़्यादा है। डायबिटीज़ और किडनी के जो मरीज़ हैं उनको भी हाइपरटेंशन का ज़्यादा शिकायत है। प्रेग्नेंट महिलाएं और महिलाएं जो गर्भ निरोधक दवा लेती हैं, जो गर्भ निरोधक दवा लेती हैं उनको भी हाइपरटेंशन होता है। ये लोग ज़्यादा इसका खतरा का मतलब इसका शिकार बन सकते हैं हाइपरटेंशन का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे और भी इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, मौत के लिए हाइपरटेंशन कितना जिम्मेवार है इसमें देख लीजिए। 16 लाख मौत जो है ये अब तक हो चुकी है पूरा दुनिया में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 94 लाख पूरा दुनिया में हो गया है, ये 16 लाख एक वर्ष का है 2016 का, समझ में आ रहा है। 94 लाख पूरा दुनिया में 2013 में ये मौत हुई थी ड्यू टू हाइपरटेंशन, ठीक है। चौथा सबसे बड़ा कारण है मौत का, ये है क्या है? हार्ट अटैक, और उसका कारण क्या बनता है? हाइपरटेंशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर परसेंटेज की बात करें तो 55.7% जो जिम्मेवार है वो दिल की बीमारी है, और अन्य बीमारी कितना है? 54.3%, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हृदय रोग यानी कि स्ट्रोक जो है, अगर मतलब जो ब्रेन स्ट्रोक और ये धड़कन का आता है स्ट्रोक, ये भी कितना परसेंट है? 7.3%। हाई ब्लड प्रेशर से 7 तरह से नुकसान पहुंचता है। एक तो ब्रेन स्ट्रोक होता है, हड्डियां कमज़ोर होने लगते हैं, डिप्रेशन एंजाइटी हो जाता है, हार्ट डिजीज़ हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, किडनी में खराबी हो जाता है। ये 7 प्रकार का इसका नुकसान है हार्ट मतलब हाई ब्लड प्रेशर का, ठीक है। यानी कि हाई ब्लड प्रेशर जो है, उच्च रक्तचाप, इससे 7 प्रकार का नुकसान होता है, ठीक है। और भी यहाँ देखिए बहुत सारा चीज़ यहाँ पे देखिए, कई लोगों में लक्षण ही नहीं दिखते हैं, कुछ मामलों में तो छाती और सिर में दर्द तेज़ी से होने लगता है, ठीक है। किसी किसी को लोगों को तो हाइपरटेंशन है, लेकिन उनको लंबे समय तक, बहुत दिनों तक मालूम नहीं चलता कि उनको क्या है, हाइपरटेंशन है। चक्कर आना, महसूस होना, ये सब क्या है? हाइपरटेंशन के लक्षण है। बहुत से लोग हाइपरटेंशन के बाद भी इसे सालों तक जान नहीं पाते हैं। 7 चीज़ें आपको हाइपरटेंशन से बचा सकती है। पहले हेल्दी डाइट, अच्छा खाना खाइए। दूसरा, नमक का सेवन कम कीजिए, ठीक है। तीसरा, फिजिकल एक्टिविटीज़ कीजिए, ठीक है। वजन कम करके इसको वजन कम कीजिए। उसके बाद धूम्रपान पे कंट्रोल कीजिए, शराब कंट्रोल कीजिए, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट कीजिए।
आप जो टेंशन लेते हैं उसको मैनेज कीजिए। ये 7 प्रकार से आप जो है हाइपरटेंशन से बच सकते हैं, ठीक है। हेल्दी डाइट और एक्टिविटी तो इसमें प्रमुख है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। चौथी G20 सतत विकास वित्त कार्य समूह बैठक का मेजबान कौन सा शहर था? इसे याद कर लीजिएगा। चौथी G20 सतत वित्त कार्य समूह का बैठक, ऑप्शन नंबर ए गांधीनगर, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी मैसूरू, ऑप्शन नंबर डी गुवाहाटी। तो देखिए चौथी जो G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप का मीटिंग हुआ ये वाराणसी में हुआ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप का जो बैठक है ये G20 सदस्य द्वारा आमंत्रित देशों और विश्व बैंक के न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसमें कौन कौन सा था? वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, NGSF सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से 80 से अधिक प्रतिनिधियां भी भाग लिए थे। कार्य समूह का लक्ष्य वैश्विक विकास और स्थिरता सुनिश्चित करने और हरित, अधिक लचीलेपन और समावेशी समाजों और अर्थव्यवस्थाओं की ओर परिवर्तन को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए अस्थायी वित्त जुटाना है। वाराणसी में हुई बैठक में G20 सतत वित्त रिपोर्ट 2023 को भी अंतिम रूप दिया गया, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। और वाराणसी जो वाराणसी कॉरिडोर है उसका भी उद्घाटन वाराणसी में किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हैं, ठीक है। चलिए इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। भारत में राष्ट्रीय रसद नीति यानी कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 2022, ऑप्शन नंबर बी 2020, ऑप्शन नंबर सी 2018, ऑप्शन नंबर डी 2016। तो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो है भारत में ये 2022 में लॉन्च किया गया था और इसी दिन 17 जो ये है इसे याद कर लीजिएगा 2022 में, और इसका 1 साल अभी पूरा हुआ है। कितना हुआ है? 1 साल हुआ है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। 1 ईयर कंप्लीट हुआ है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी ये 17 सितंबर 2023 को ये नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्च किया गया था 2022 में, और ये 2023 में 1 साल पूरा हुआ, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। जबकि PM गति शक्ति LMP निश्चित बुनियादी ढांचे और नेटवर्क योजना के एकीकृत विकास को संबोधित करता है। LNP अन्य बातों के साथ साथ प्रक्रिया सुधार, लॉजिस्टिक सेवाओं में सुधार, डिजिटलीकरण, मानव संसाधन विकास और कौशल सहित सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के विकास में पहलू को संबोधित करता है। इसमें क्या है? PM गति शक्ति के बारे में आप लोग सुने होंगे। PM गति शक्ति तो जो टर्मिनल है PM गति शक्ति में, उसमें बहुत सारा ईस्ट और वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण भी PM गति शक्ति के द्वारा ही किया जाएगा, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। और इसमें लॉजिस्टिक में क्या है कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक हम लोग वेस्ट के तरफ में, वेस्ट का कंट्रीज है वहाँ तक हम लोग आसानी से लॉजिस्टिक के माध्यम से सारा आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें समय का भी बचत होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और अभी इसका जो है ये न्यू लॉजिस्टिक पॉलिसी का 17 वर्ष मतलब 17 सितंबर 2023 को शुरू हुआ था, 22 को शुरू हुआ था, 1 साल पूरा हो गया 17 सितंबर 2023 को, ठीक है। अभी देखिए न्यू लॉजिस्टिक पॉलिसी कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल हो गया था, डेवलप थ्रू मल्टी राउंड कंसल्टिव प्रोसेस विद द इंडस्ट्रीज एंड एकेडमिया, ठीक है। उसके बाद टू डेवलप टेक्नोलॉजिकली एनेबल्ड इंटीग्रेटेड कॉस्ट इफेक्टिव रेजिलिएंट सस्टेनेबल ट्रस्टेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम फॉर द एक्सीलरेटेड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि इससे ग्रोथ विकास भी बहुत तेज़ी से हो पाएगा, ठीक है। लेज डाउन ऑन ओवर रीचिंग इंटरडिसिप्लिनरी क्रॉस सेक्शन मल्टी जुरिडिक्शनल एंड कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर द लॉजिस्टिक सेक्टर, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, इसमें टारगेट क्या है? रिड्यूस कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक टू बी कंपेरेबल टू ग्लोबल बेंचमार्क बाय 2030 तक लॉजिस्टिक का जो कॉस्ट है उसे भी रिड्यूस करना है। इम्प्रूव लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग टू बी अमॉन्ग द टॉप 25 कंट्रीज बाय 2030, यानी कि 2030 तक भारत का लक्ष्य है कि हम लोग जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें हम लोग टॉप 25 कंट्रीज में शामिल हों, ठीक है। क्रिएट डेटा ड्राइवन डिसीजन सपोर्ट मैकेनिज्म्स फॉर एन एफिशिएंट लॉजिस्टिक इकोसिस्टम, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए शेपिंग ग्रोथ विद द नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, इसमें क्या क्या बेनिफिट है? इनहेंसिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग, ठीक है। सेविंग टाइम एंड मनी ऑफ द मैन्युफैक्चरर, टाइम एंड मनी जो मनी है दोनों बच रहा है मैन्युफैक्चरर का।
प्रिवेंटिंग वेस्ट ऑफ द एग्रो प्रोडक्ट्स, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है उसको बचाता है वेस्ट होने से। अगर तेज़ी से हम लोग लॉजिस्टिक सप्लाई करेंगे तो उसको पेरिसेबल गुड्स जो है वो बच सकेगा, ठीक है। इंश्योरिंग क्विक लास्ट माइल डिलीवरी, यानी कि बहुत जल्दी से डिलीवरी देना इसमें इंश्योर किया गया है। न्यू लॉजिस्टिक पॉलिसी, इंटीग्रेशन ऑफ द डिजिटल आईडीज़, ठीक है, डिजिटल सिस्टम यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, ये भी याद कर लीजिएगा। ईज ऑफ लॉजिस्टिक, उसके बाद सिस्टम इम्प्रूवमेंट ग्रुप, फोकस ऑन द स्किलिंग और ई हैंडबुक, इसे याद कर लीजिएगा। ये मैन्यू कंट्रोल के द्वारा इसको किया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छता विशेष अभियान जो है पोर्टल लॉन्च किया है, 3.0 पोर्टल, स्वच्छता विशेष अभियान पोर्टल 3.0 लॉन्च किया है। विच यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च द स्वच्छता स्पेशल कैंपेन 3.0 पोर्टल? ऑप्शन नंबर ए कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है ये कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है और ये 2022 में भी लॉन्च किया गया था इस पोर्टल को 2.0 के नाम से, ठीक है। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्वच्छता विशेष अभियान 3.0 पोर्टल लॉन्च किया है। स्वच्छता अभियान मई 2014 में कार्यभार संभालने के तुरंत बाद 15 अगस्त 2014 को पीएम मोदी द्वारा शुरू किया गया था। यह स्वच्छता अभियान शुरू किया गया था 15 अगस्त 2014 को, जब मई में 2014 में पीएम मोदी कार्यभार संभाले थे उसके बाद ही, ठीक है। उसमें क्या था, जन जागरूकता अभियान था, ठीक है, जिसने कार्य संस्कृति, ई ऑफिस, खुली जगहों को उपयोग करना और पूरा लेख संस्कृति में बदलाव सहित 4 प्राथमिक उद्देश्यों को प्राप्त करना था, ठीक है। कैसे खुला जगह है वहाँ पे उसका हम काम ले सकते हैं वो भी था। अब यहाँ पे देखिए ये कब से कब चलेगा, तो 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। ये 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ये कैंपेन चलेगा। ये स्पेशल कैंपेन 2.0 भी था जो कि 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 तक चला था, ये 2023 तक चलेगा, इसे याद कर लीजिएगा। इसका क्या है मुख्य उद्देश्य? इंपॉर्टेंस ऑफ टाइमली डिस्पोजल ऑफ द रेफरेंसेज, क्लीन वर्क प्लेस, साफ सुथरा वर्क प्लेस होना चाहिए, स्पेस मैनेजमेंट होना चाहिए, स्क्रैप डिस्पोजल होना चाहिए, ठीक है। रिड्यूसिंग द कंप्लायंस बर्डन, ठीक है, कंप्लायंस है उसका थोड़ा सा बर्डन को रिलीव ये करता है। की हाईलाइट्स में क्या है? क्रिएशन ऑफ द क्लीनलीनेस प्रोटोकॉल, फोकसिंग ऑन द आउटस्टेशन ऑफिसेज, डेली प्रोग्रेस ट्रैकिंग, ठीक है। उसके बाद कितना डेली हो रहा है, प्रोग्रेस रिव्यू, और अचीविंग एसेंशियल फाइल्स, ठीक है, आर्काइविंग एसेंशियल फाइल्स, उसको आर्काइव करके रखना जो इम्पॉर्टेंट है। जैसे ऑफिस में भी बहुत कचरा हो गया ना, तो ई ऑफिस बनाया जा रहा है। ई ऑफिस का मतलब क्या है कि जो ऑफिस है जिसमें बहुत सारा फाइल पड़ा हुआ है उसको स्कैन करके सर्वर में या हार्ड डिस्क में स्टोर करके रखना, और जो कचरा है उसको डिस्पोज कर देना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। Who has been appointed as the chairman of Digital Infrastructure Provider Association, DIPA, यानी कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए धनंजय जोशी, ऑप्शन नंबर बी निहार मालवीय, ऑप्शन नंबर सी ऋतिक रोशन, ऑप्शन नंबर डी राहुल नवीन। तो देखिए डीपा के अध्यक्ष जो है यानी कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जो है ये अभी धनंजय जोशी बने हैं, इसे याद कर लीजिएगा। कौन बने हैं? धनंजय जोशी। और यहाँ पे जो निहार हैं, ये जो निहार हैं, निहार मालवीय, ये पेंगुइन रैंडम हाउस के सीईओ बने हैं। क्या बने हैं? सीईओ ऑफ पेंगुइन रैंडम हाउस। ऋतिक रोशन को अभी हाल ही में ये जो मोबिल जो कि लुब्रिकेंट कंपनी है, लुब्रिकेंट ब्रांड है, उसके क्या बने हैं? ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, न्यू फेस बने हैं, ठीक है। उसके बाद राहुल नवीन को अभी आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इनका रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ है, तो राहुल नवीन जो है ये ईडी के अभी नए चेयरमैन बने हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। राहुल नवीन, ओके, इसे याद कर लीजिएगा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। टेक इन चार्ज एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्फोर्समेंट, ये ईडी के बने हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा। हम लोग इसके बारे में आगे भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ये हिंदी में है।
और नेतृत्व जो परिवर्तन है इसमें क्या है कि नेतृत्व परिवर्तन 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी होगा, यानी कि इनका जो पदभार है वो 1 अक्टूबर से शुरू होगा, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब ये जो डीपा है ये क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन क्या है, इसका गठन 2010 में भारतीय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक उद्योग प्रतिनिधि निकाय के रूप में किया गया था। यह भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि देश के वायरलेस बुनियादी ढांचे का विकास, निर्माण, स्वामित्व और संचालन करता है। यह दूरसंचार सेवाओं में स्वास्थ्य विकास को बढ़ावा देने के लिए, ज्ञान संग्रह और प्रसार के लिए भारत सरकार के मंत्रालयों, नीति निर्माताओं, नियमों, वित्तीय संस्थानों और तकनीकी निकायों आदि के साथ साथ बातचीत, चर्चा और विचार विमर्श करने के लिए भी समर्पित है, ठीक है। इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए संदीप गिरोता के ये जगह पे ये आए हैं, तो संदीप गिरोता के जगह पे ये काम करेंगे, इसे याद कर लीजिएगा, जो कि सीईओ हैं, सीईओ। दीपा नेम्ड संगीत गिरोटा सीईओ ऑफ अमेरिकन टावर इंडिया द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ द एसोसिएशन, ही कैन टेक द चार्ज प्लेस ऑफ अमित शर्मा। ये अमित शर्मा के जगह पे, अच्छा संगीत जो है वो अमित शर्मा के जगह पे सीईओ बने हैं, कौन है, संदीप गिरोट्रा, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। चलिए, ये क्या चीज़ है हमने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडेक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जब भी इंडेक्सेस पूछा जाता है इसमें, ठीक है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वे, मतलब डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिया में किस प्रकार का है, इसमें इंडिया का क्या स्थान है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण में भारत का स्थान क्या है। ऑप्शन नंबर ए 92वां, ऑप्शन नंबर बी 65वें, ऑप्शन नंबर सी 78वें, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो 92 है। 2022 में इंडिया का जो रैंक है वो 59 था और इस बार 52 है, यानी कि 7% 7 जो ये है स्टेप है भारत छलांग लगाया है, इम्प्रूव किया है, ठीक है। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वे में भारत ने 7 पैदान छलांग लगाई है। पिछले साल भारत की जो रैंक है वो 59वीं थी। यह सर्वेक्षण साइबर सुरक्षा फर्म सर्फ सार्क के द्वारा किया जाता है। सर्वेक्षण में 5 कारकों के आधार पर देशों की रैंकिंग की जाती है, ठीक है। इंटरनेट गुणवत्ता, यानी कि इसका क्वालिटी कैसा है इंटरनेट का, इंटरनेट सामर्थ्य, ई बुनियादी ढांचा, ई सरकार और ई सुरक्षा, ठीक है। सब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्या क्या हो रहा है, ठीक है। ई सुरक्षा कैसे होगा, यानी कि साइबर क्राइम से कैसे बचा जा सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारा जो ई क्राइम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स होते हैं, जो होता है साइबर क्राइम्स होते हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है। इंटरनेट गुणवत्ता के मामले में भारत 121वें देशों में से 16वें और ई इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में 91वें स्थान पर है, यानी कि इंटरनेट की गुणवत्ता में भारत जो है 121 देश में 16वें स्थान पर है। यहाँ पे इंटरनेट बहुत काफ़ी अच्छा है। और ई इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत जो है 121 देश में 91वें स्थान पर है, यानी कि थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ देखिए इंटरनेट सामर्थ्य, ई गवर्नेंस और ई सुरक्षा में भारत क्रमश 28वें और 25वें स्थान पर है, जबकि ई सुरक्षा में भारत जो है ये 66वें स्थान पर है। इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये हमारा कंटेंट अच्छा लगता होगा। सर्वेक्षण में सिंगापुर और सऊदी अरब को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। सिंगापुर और सऊदी अरब में औसतन इंटरनेट स्पीड क्रमश 300 Mbps और 310 Mbps है, यानी कि सिंगापुर में इंटरनेट की स्पीड कितना है, 300 Mbps, मतलब ये नॉर्मल स्पीड वहाँ का है, ठीक है। और सऊदी अरब में 310 Mbps का है। भारत में इंटरनेट सबसे तेज़ तो नहीं है, लेकिन अत्यधिक स्थिर है। सर्वेक्षण से पता चलता है कि भारत में इंटरनेट की सामर्थ्य बेहतर है, यानी कि यहाँ पे भारत ये जो है इंटरनेट ठीक ठाक चलता है। इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए 52 नंबर भारत का रैंक, ठीक है। और एशिया में अगर पूछ लिया जाए कि भारत का कितना रैंक है तो वो 13वां है आउट ऑफ 36 कंट्री, इसे 38 कंट्री है ना, 38 कंट्री में भारत का रैंक जो है वो 13वां है। इसे याद कर लीजिएगा एशिया में। और ग्लोबल में 52, 121 देशों में। चलिए
अब यहाँ पे कुछ इंडेक्सेस की बात करें, जैसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक जो है वो 42वां है। इसमें टॉप कौन किया है, तो यूएसए, यूके और फ्रांस किया है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा यानी कि विपो के द्वारा इसको जारी किया जाता है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक 8वां है और इसमें टॉप कौन किया है, डेनमार्क। टॉप 3 पोजीशंस आर ऑक्युपाइड, ठीक है। उसके बाद बोन बेस्ड इन्वायरमेंटल थिंक टैंक मतलब जर्मन वाच के द्वारा इसे जारी किया जाता है, ठीक है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जारी कौन करता है, हेनली एंड पार्टनर्स इन कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA। और इसमें सिंगापुर टॉप 3 पोजीशन में है, जापान एंड सिंगापुर टॉप, उसके बाद 2 नंबर में साउथ कोरिया, 3 नंबर में जर्मनी एंड स्पेन। और भारत की रैंकिंग पासपोर्ट हेनली इंडेक्स में कितना है, 84। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यानी कि खुशहाली सूचकांक 2023 ये जारी कौन करता है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसमें टॉप पे कौन है, फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड है। भारत की रैंक खुशहाली सूचकांक में 126 है, ठीक है। पासपोर्ट इंडेक्स 2023, देखिए हेनलो पासपोर्ट इंडेक्स अलग है, पासपोर्ट इंडेक्स 2023 ये अलग है। फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म आर्टन कैपिटल के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें UAE और स्वीडन, जर्मनी टॉप पर है। भारत की रैंक इसमें कितना है, 144। इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023, इसमें इसे जारी कौन करता है, वीडेम इंस्टीट्यूट जारी करता है। डेनमार्क इसमें टॉप पर है और भारत का रैंक 108 है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद और कुछ इंडेक्सेस है, जैसे ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, इसमें इसको जारी कौन करता है, इंस्टीट्यूट फॉर द इकोनॉमिक्स एंड पीस इसे जारी करता है। और अफगानिस्तान टॉप पर है, इसमें सबसे ज़्यादा आतंकवादी है, इसे याद कर लीजिएगा। और भारत का रैंक इसमें कितना है, 13वां। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 इसे जारी कौन करता है, ग्लोबल फायर पावर के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें भारत का रैंकिंग जो है वो चौथा स्थान पर है। पहला स्थान पर USA, फिर रसिया, फिर चाइना, फिर भारत, इसे याद कर लीजिएगा। और ये सब जो इंडेक्सेस है ना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसे याद कर लीजिएगा और इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारा सेशन कैसा लगा और ये इन्फॉर्मेशन दिया गया कैसा लगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। डाउन स्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है और किसके द्वारा रखी गई है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो देखिए अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मध्य प्रदेश में डाउन स्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उपलक्षता में मतलब वहाँ पे मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में BPCL की बिना रिफाइनरी में ही डाउन स्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला रखी, ठीक है। यह अत्याधुनिक रिफाइनरी है जो कि लगभग 49,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है और लगभग प्रति वर्ष 1200 किलो टन एथिलीन और प्रोपेन का उत्पादन करेगा। ये जो रिफाइनरी है वह प्रति वर्ष 1200 किलो टन एथिलीन और प्रोपेलिन का उत्पादन करेगा, जो कि कपड़ा, पैकेजिंग, फार्मा जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए अति महत्वपूर्ण घटक है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए यही है, इसको पेट्रोकेमिकल का उद्घाटन किया गया है, आधारशिला रखा गया है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। और अभी लाडली बहन आवास योजना भी मध्य प्रदेश के द्वारा ही शुरू किया गया है, ठीक है। वहाँ का राजधानी क्या है, इंदौर है, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा मंत्रालय OIML यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट से जुड़ा है। विच मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विथ OIML इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट्स। ऑप्शन नंबर ए उपभोक्ता मामले और खाद्य वितरण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी मिनिस्ट्री ऑफ MSME। तो देखिए अभी उपभोक्ता मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन ये जो है इसका क्या बना है, एसोसिएट हुआ है OIML का। OIML क्या है, एक संस्था है जो कि मापदंड पूरा दुनिया भर में इसी के द्वारा
दिया जाता है। और अभी ये बहुत ही गर्व की बात है कि अब ये जो सर्टिफिकेट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, ये भारत भी अब इस सर्टिफिकेट को पूरा दुनिया में इशू कर पाएगा। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भारत दुनिया का 13वां देश बन गया है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत OIML यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। ये 13वां देश ऐसा बन गया। ठीक है, OIML एवं एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1955 में पेरिस में हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो पेरिस में है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसमें सदस्य कितने हैं? 33 सदस्य हैं, 34 संबंधित सदस्य हैं, और भारत 1956 में ही इसका सदस्य बन गया था। ठीक है, भारत अब दुनिया में कहीं भी वजन और माप बचने के लिए मतलब बेचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकरण बन गया है। उपभोक्ता मामले विभाग में OIML पैटर्न अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। यानी कि अब ये जो है ये भारत कहीं पे भी इसको जारी कर सकता है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इशू OIML पैटर्न अप्रूवल सर्टिफिकेट, और ऐसा करने वाला भारत ये 13वां देश बन गया है। अब आते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मनाया गया 2023 में? तो शनिवार 20 मई 2023 को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया गया। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 2023? तो इसमें था क्या है? मेजरमेंट सपोर्टिंग द ग्लोबल फूड सिस्टम। इसे याद कर लीजिएगा, मेजरमेंट सपोर्टिंग द ग्लोबल फूड सिस्टम। देखिए 1875 में मीटर कन्वेंशन हुआ था। कौन सा कन्वेंशन? इस पर हस्ताक्षर वर्षगांठ मनाने के लिए प्रत्येक वर्ष 20 मई को ही मेट्रोलॉजी दिवस मनाया जाता है। मीटर कन्वेंशन पेरिस में साइन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय संधि थी जिसने माप की इकाइयों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते का आधार स्थापित किया है। यानी कि जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं ना 1 kg 2 kg, वो बोला ये पे मीटर कन्वेंशन जो कि पेरिस में साइन हुआ था 1955 में। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में नीरज चोपड़ा अमेरिका के यूजिन में डायमंड लीग के फाइनल के कारण खबरों में है। ये किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए भाला फेंक, ऑप्शन नंबर बी बास्केटबॉल, ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट, ऑप्शन नंबर डी फुटबॉल। तो ये जेवेलियन थ्रोअर है, इसे याद कर लीजिएगा, भाला फेंक खेल से संबंधित है। और जो ये डायमंड लीग जो फाइनल हुआ इसमें नीरज चोपड़ा सेकंड पोजीशन पे आए हैं, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए ये खबरों में है। अब देखिए नीरज चोपड़ा अमेरिका के यूजिन में डायमंड लीग के फाइनल में दूसरे स्थान पर रहे। ठीक है, इसलिए ये खबरों में है। 16 सितंबर को भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा अमेरिका के यूजिन ओरेगॉन में डायमंड लीग फाइनल में पुरुषों की स्पर्धा में दूसरे स्थान पर रहे। ठीक है, नीरज का सर्वश्रेष्ठ थ्रो जो है वो 83.80 मीटर का थ्रो था, उनके दूसरे प्रयास में आया। ठीक है, चेक गणराज्य के जैकब वाइलेज ने 84.24 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ अपना तीसरा खिताब जीता। फिनलैंड और ओलिवर हेलैंडर अपने तीसरे प्रयास में 83.74 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के बाद तीसरे स्थान पर रहे। तो ये फिनलैंड के जो ओलिवर हेलैंडर हैं ये तीसरे स्थान पर रहे, और पहले स्थान पर कौन है? तो जैकब वाइल्जेन जो कि चेक गणराज्य कंट्री के हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें 2022 में नीरज ने इसी स्थान पर विश्व चैंपियन में 88.13 मीटर के प्रयास के साथ रजत पदक जीता था 2022 में। अब वह सितंबर के अंत में हंगजो में शुरू होने वाले एशियाई खेल 2023 में अपने खिताब का बचाव करेंगे। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एशिया खेल। चलिए अब इम्पॉर्टेंट है हांगझो, जो ये सितंबर में होने वाला है एशिया गेम्स 2023 का आयोजन हांगझो में होगा, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, यह है नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंक से संबंधित खेल से संबंधित है, इसे भी याद कर लीजिएगा, गोल्डन बॉय के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, कल भी हम लोग इसके बारे में डिस्कशन किए ही थे। हाल ही में पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन रखने का प्रस्ताव किसने रखा है? हु रिसेंटली प्रपोज द नेम द ओल्ड पार्लियामेंट हाउस एज संविधान सदन? ऑप्शन नंबर ए पीएम मोदी, ऑप्शन नंबर बी अमित शाह, ऑप्शन नंबर सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको मालूम होगा
कि हम लोग को मतलब नए संसद भवन में प्रवेश किए हैं, ठीक है, 19 तारीख को, और उसी दिन वुमेन्स रिजर्वेशन बिल भी पेश हुआ। और उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये बोला गया कि जो ओल्ड संसद भवन है उसे हम लोग संविधान सदन के नाम से जानेंगे, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। और ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। पीएम मोदी ने पुराने संसद भवन का नाम जो है संविधान सदन रखने का प्रस्ताव रखा है। जैसे ही 19 सितंबर को संसद की कार्यवाही नए भवन में स्थानांतरित हुई, प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन के नाम की घोषणा की, जिसे संविधान सदन या कि संविधान भवन के नाम से भी जाना जाएगा। इस फैसले को लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति दोनों ने स्वीकार किया, ठीक है। वही नए संसद भवन का नाम, ठीक है, भारत का संसद भवन रखा जाएगा, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस और रॉबर्ट बेकर ने पुराने संसद भवन का निर्माण और डिज़ाइन किया था, इसे भी याद कर लीजिएगा। तो लुटियंस के द्वारा बनाया गया था और हेवर्ड बेकर के द्वारा ये बनाया गया था पुराना संसद भवन, इसे भी याद कर लीजिएगा। और कल भी हम आपको बताए थे कि नए संसद भवन में 3 द्वार है, ठीक है। पहले पुराने संसद भवन का बात करें तो इसमें क्या है, एडविन लुटियंस और हेवर्ड बेकर्स ने बनाया था। और नए संसद की बात करें तो नए संसद में अभी, अच्छा इसका कंप्लीट कर लेते हैं। इसका निर्माण 1921 में किया गया था, पुराना संसद भवन का 1927 के बीच किया गया था, 1921 और 1927 के बीच किया गया था। और यह भारत के संविधान के पारित होने से जैसे भारतीय इतिहास के कुछ महान क्षणों का गवाह बना है, ठीक है, क्योंकि यहीं पे सारा चीज़ हमारा संविधान वगैरह बना है। पुराने संसद भवन को भारत के पुरातत्विक चमत्कार के रूप में संरक्षित किया जाएगा, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं नया संसद भवन, ये देश को कब समर्पित किया गया था। नया संसद भवन 28 मई 2023 को किया गया था, 28 मई 2023 को किया गया था। और ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत टाटा ग्रुप के द्वारा बनाया गया था। इसके वास्तुकार कौन है, तो विमल पटेल हैं। और इसमें नए संसद भवन में लोकसभा के सीट कितना है, 888, और राज्यसभा का सीट जो है वो 384 है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें 3 द्वार है, ठीक है, इसे भी याद कर लीजिएगा। 3 द्वार कौन कौन सा है, तो एक है शक्ति द्वार, दूसरा कर्म द्वार और तीसरा ज्ञान द्वार, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें 3 द्वार है, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। हर एक जहाँ पे करंट अफेयर्स पूछा जाता है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये सच में एक बहुत ही अच्छा कंटेंट है, कंटेंट रिच करंट अफेयर्स है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।